मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी के बढ़ते हुए प्राइस देख के लोग टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तो कुछ लोग रहने के लिए खरीद रहे हैं। एक उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर कौन सी सिटी में इन्वेस्ट किया जाए। कई रिपोर्ट्स बोलती हैं 4 सिटीज बहुत अच्छी हैं, तो कुछ ब्रोकर्स बोलते हैं कि वो ही 4 सिटीज बहुत अच्छी है। लेकिन इंडिया में 104 टीयर 2 सिटीज हैं, तो कैसे डिसाइड किया जाए कि आखिर कौन सी सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं यही डिस्कस करूंगी कि कैसे आप सिटीज को इवैल्यूएट कर सकते हो, उनको कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और उनमें से कैसे एक सिटी सेलेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम हर्षदा जोशी एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है जो कि है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सही टीयर 2 या टीयर 3 सिटी आइडेंटिफाई करना कितना डिफिकल्ट आखिरकार क्यों है। भारत में एज ऑफ राइट नाउ 9 मेट्रो सिटीज हैं, 104 टीयर 2 सिटीज हैं और बाकी सभी सिटीज को टीयर 3 या फिर टीयर 4 बोला जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इंडिया के हर छोटे शहर में आज डेवलपमेंट हो रही है। बड़े इन्वेस्टर्स जो पहले से मेट्रो सिटीज पर फोकस करते हैं, आज वो भी टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में बिल्डर्स ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं, उनमें से 44% यानी कि 44% जमीनें उन्होंने टीयर 2, टीयर 3 सिटी में खरीदी है। ये एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक जो आज 9 मेट्रो सिटीज हैं वो बढ़ के 18 हो जाएंगी, यानी कि जस्ट डबल। जब इतने सारे ऑप्शंस होंगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन तो होगा ही। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप एक सही टीयर 2 या फिर टीयर 3 सिटी आइडेंटिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। पिछले 20 सालों में बात करें तो काफी सारी सिटीज ने रियल एस्टेट में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। काफी सारी लोकेशंस में प्राइस तो इतने बढ़ गए हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी वहां पे घर खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऐसे में काफी सारे लोगों को ये रिग्रेट है कि उन्होंने या उनके पेरेंट्स ने आज से 20 साल पहले सही डिसीजन नहीं लिया और इसलिए वे ये पुरानी गलती वापस से दोहराना नहीं चाहते हैं और अग्रेसिवली छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन और इतनी सारी मार्केटिंग के बीच में एक सही सिटी डिसाइड करना, एक सही इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है। बट आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमें इतनी थ्योरी नहीं सीखनी, हमें रिसर्च करने में इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट भी नहीं करना। तो इसलिए इस चैनल के थ्रू हम अपनी लर्निंग्स और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आप रियल एस्टेट समझ सकें और एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सकें। सेकेंडली, कुछ लोग अपने ही होम टाउन में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं और या फिर जिस शहर में वो रह रहे हैं उसके आसपास के किसी सिटीज में इन्वेस्ट करना या फिर उनके होम टाउन के आसपास ही सिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस के बीच में 5-6 सिटीज का नाम बताने से किसी का भी फायदा नहीं होगा। प्लस हर सिटी का ग्रोथ साइकिल अलग होता है और हर कोई आज इन्वेस्ट नहीं करेगा। कुछ लोग आज से कुछ साल बाद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आज कौन सी सिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि इन्वेस्टमेंट का लॉजिक क्या होना चाहिए और आज मैं यही लॉजिक को डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ। इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है यह समझना कि हम सिटीज को शॉर्टलिस्ट आखिरकार कैसे करें। शॉर्टलिस्ट करने का सबसे पहला पैरामीटर होता है पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए, वो सिटीज जो अपने स्टेट की कैपिटल सिटीज हैं या फिर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ऐसी सिटीज में रियल स्टेट की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमेशा बेटर होता है, बेहतरीन होता है। तो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सिटीज में रियल स्टेट की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब एक सिटी इकोनॉमिकली अच्छा करती है या अच्छा ग्रोथ करती है तो वहां का सोशल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। वहां पर बेटर रोड्स बनते हैं, वहां पर मेट्रो आती है, नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ब्रिज बनते हैं। और एक सिटी इकोनॉमिकली तब ग्रो करती है जब वहां की पॉपुलेशन बढ़ती है और लोगों की इनकम बढ़ती है। जब ज्यादा लोग होंगे और उनके पास पैसा होगा तभी प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेंगे। अब एक सिटी की पॉपुलेशन और इनकम तब बढ़ती है जब वहां पर
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जॉब्स होंगी तो लोकल बच्चे जॉब करने दूसरे शहरों में नहीं जाएंगे, आसपास के छोटे शहरों के लोग यहाँ पर काम करने आया करेंगे। अब डेवलपर्स बोल रहे हैं कि टीयर 2 सिटीज में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही है। हर सिटी में ग्रोथ के लिए कुछ इनहेरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन हर इकोनॉमिक एक्टिविटी रियल एस्टेट की ग्रोथ ट्रैक नहीं करती। तो अब देखते हैं कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो रियल एस्टेट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 और टीयर 2 सिटीज मेट्रो सिटीज में कन्वर्ट हो गई, जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद एंड सूरत। और इसका मेन रीजन था ग्रोथ ऑफ IT, ITDS and micro, small and medium enterprises. In these cities, as per the data by Ministry of Commerce and Industry, as of 31st December 2024, around 50% of these startups are from Tier 2 and Tier 3 cities, and they contribute around 30% to India's GDP. So basically MNC मेट्रोज में है, लेकिन लोकल कंपनीज जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में शामिल है। लेकिन हर शहर में ये अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है? सिंपल, गूगल और स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे कितनी कंपनीज है। तो नेक्स्ट मेट्रो सिटीज वो टियर 2 सिटीज बनेंगी जहाँ पे स्टार्टअप्स और एमएनसी की ग्रोथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी सिटीज को अवॉइड करना चाहिए। जिन सिटीज की इकोनॉमी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर पर डिपेंड होती है, वहां पे रियल एस्टेट की ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड होती है। देखिए, फैक्ट्रीज में सेट नंबर ऑफ लोग काम किया करते हैं। अब एक फैक्ट्री को स्केल अप करने में या फिर एक नई फैक्ट्री ओपन करने में टाइम लगता है, और इसलिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ही लिमिटेड तरीके से ग्रो करती हैं। प्लस एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर ज्यादा होते हैं और मैनेजर्स कम होते हैं, और इसलिए वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड भी ज्यादा होती है और प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड कम होती है। हिस्टोरिकली जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा है, जो सिटीज मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट है, वहां रियल एस्टेट की ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड हुई है, और इसलिए ऐसी सिटीज को आप अवॉइड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम सर्विस सेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग, एक तीसरी इंडस्ट्री जो पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करती है वो है टूरिज्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टूरिस्ट लोकेशन आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे। एक टूरिस्ट लोकेशन को एवेल्युएट करने में काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, और इसलिए हम उस पर अलग से एक डिटेल वीडियो भी देंगे। अभी तक हमने एक सिटी को शॉर्टलिस्ट करने के 2 फैक्टर्स बताए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं, और वो है कनेक्टिविटी। अब आप सोच रहे होंगे कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी 2 टाइप की हो सकती है, पहला एयर कनेक्टिविटी और दूसरा रोड कनेक्टिविटी विद सम मेजर मेट्रो सिटी। अब किसी भी टीयर 2 सिटी को अगर ग्रो करना है तो उसके पास खुद का एयरपोर्ट होना चाहिए, ताकि लोकल कंपनीज फास्ट पेस पर ट्रैवल कर सके अक्रॉस द कंट्री एंड फास्ट पेस पर ग्रो भी कर सके। और अगर खुद का एयरपोर्ट नहीं है तो आपको बढ़िया रोड कनेक्टिविटी चाहिए किसी बड़े मेट्रो के साथ में, ताकि आप वहां का मैन्युफैक्चर यूज कर सकें। रोड कनेक्टिविटी का एक और रीजन है कि आजकल मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि वे आसपास की टीयर 2 सिटीज में रह रहे हैं और वहीं डेली मेट्रो सिटी ट्रैवल करें फॉर देयर जॉब्स। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मुंबई मेट्रो सिटी है, लेकिन थाने, कल्याण, नवी मुंबई ये सब टीयर 2 सिटीज में आते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ मेट्रो सिटी, जो एक पॉपुलेशन बेस्ड डेफिनेशन है, देखिए फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन सबको कंबाइन करके मुंबई MMR बोला जाता है। सेम लॉजिक दिल्ली NCR का भी है। टेक्निकली गुड़गांव और नोएडा टीयर 2 सिटीज हैं, लेकिन फ्रॉम इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव एंड रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव इन सबको कंबाइन करके दिल्ली NCR ही बोला जाता है। अब थाने, नवी मुंबई, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों को ढंग से डेवलप होने में, एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी बनने में 15 से 20 साल लग गए। आज का प्रॉब्लम ये है कि डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि सिटी एंट्री से कहीं पे 50, 100 या 150 किलोमीटर दूर है, और वे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब एक नया हाईवे बन जाएगा तो फिर आप सिटी मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में
पहुंच जाएंगे। डेवलपर्स ये बोलते हैं कि 15 मिनट तो एयरपोर्ट, अब ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रास्ते में कोई और गाड़ी ना हो, या फिर ट्रैफिक सिग्नल ना हो, या फिर आप फरारी चला रहे हो। अदरवाइज इन रियलिटी जितना भी टाइम वो बोलते हैं उससे डबल या फिर ट्रिपल टाइम ही लगता है। अब ऐसे केस में ये रोड कनेक्टिविटी वाली स्टोरी पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब ऐसी लोकेशन पर इन्वेस्ट करने के दो केसेस हैं। पहला, अगर एक इन्वेस्टर हो तो जब भी सिटी के अंदर ये नया रोड कनेक्टिविटी प्रपोज हुई थी, आइडियली आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एटलीस्ट आपको रेट तो कम मिले। और दूसरा ये कि रोड कनेक्टिविटी कंप्लीट होने के जस्ट 2-3 साल पहले इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ये जब कंप्लीट हो तब आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिले। अगर आप एक एंड यूजर हो तो आइडियली आपको ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही ऐसी किसी सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आप यहाँ से अपने ऑफिस पहुँच सकते हो या नहीं पहुँच सकते। अभी तक हमने एक सिटी को शॉर्टलिस्ट करने के पैरामीटर्स देखे, मतलब अगर कोई भी सिटी इन तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर में फिट होती है तो आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कैसे आप इन शॉर्टलिस्टेड सिटीज में से किसी एक सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला सिलेक्शन फैक्टर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप जिस भी सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो वहां पर काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जरूर होने चाहिए, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, और इनमें से कुछ कॉलेज तो वहां के स्टेट के टॉप कॉलेजेस में होने चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे IIT, NIT, IIMS देश के टॉप कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ स्टेट के अच्छे कॉलेजेस की। देखिए, एक शहर में अगर एक बच्चा 2-3 साल निकाल लेता है अपनी पढ़ाई के लिए तो उस शहर से उसको प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है और वो थोड़ा उस शहर में कंफर्टेबल हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है और वो प्रेफर करेगा कि वो जॉब भी उसी शहर में करे। तो अगर उस शहर में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी कि अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो कोई भी बच्चा प्रेफर करेगा कि वह उसी शहर में रहे और वहीं जॉब करे। सो बेसिकली ऑर्गेनिकली पॉपुलेशन बढ़ेगी और साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर डेफिनेटली प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सेकंड, सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि क्या इस शहर में कोई नई लोकेलिटी डेवलप हो रही है जो मेन सिटी से थोड़ी सी दूर है, जहाँ पे नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ पे कोई नया कमर्शियल या फिर एजुकेशनल हब बनने वाला है। देखिए, हर सिटी ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में अब डिवाइडेड होती आई है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी न्यू सिटीज भी इतनी पुरानी हो गई हैं और इतनी कंजेस्टेड हो गई हैं कि उनसे दूर नई लोकेलिटी डेवलप की जा रही है जो बेटर प्लान, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है और वहां पे सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड़गांव पहले ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में डिवाइडेड था। अब न्यू सिटी को सेंट्रल गुड़गांव बोला जाता है और अलग से एक नया गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे और NCR जैसे नए लोकेशन डेवलप हो गए हैं। इस डेवलपमेंट का मतलब ये है कि शहर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, सोशल ट्रेंड चेंज हो रहा है और इसीलिए नई प्रॉपर्टीज की डिमांड भी बढ़ रही है। मतलब कि ओवरऑल ये सिटी ग्रोथ पे है और ऐसी सिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये पूरा रिसर्च सुनने में तो बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन जिसको जेन्युइनली प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए ये सिर्फ 2 वीकेंड का काम है। अब ये पूरी एक्सरसाइज के बाद में कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे फाइनल किया जाए कि कौन सी सिटी में घर लेना चाहिए, इसका एक सिंपल सा रूल है कि आपको प्रॉपर्टी वहीं पर लेनी चाहिए जिसको आप आसानी से मैनेज कर सको। तो सबसे पहले ऑप्शन है कि आप अपने होम टाउन में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, आप किसी ऐसी सिटी में प्रॉपर्टी ले सकते हो जहां पे आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हो और अपने काम के लिए, और वहां पे आपका कोई भी भरोसे का इंसान हो जो आपकी एब्सेंस में उस प्रॉपर्टी को ठीक से मैनेज कर सकता हो। तीसरा ऑप्शन है कि आप जिस मेट्रो सिटी में रह रहे हो उसके आसपास में कौन सी सिटीज हैं जो डेवलप हो रही हैं, आप वहां पे प्रॉपर्टी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर रहना पड़े खुद भी आप वहां पर रह सकते हो और अगर रेंट पे देना पड़े तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। अब फाइनल क्वेश्चन आता है कि आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है और सबसे एवरग्रीन ऑप्शन है कोई प्लॉट लेना हो या फिर कोई लैंड में इन्वेस्ट करना हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप लोकल मार्केट में कोई शॉप खरीद सकते हो जहां से आपको अच्छा रेंटल इनकम आ सके। और तीसरा ऑप्शन है कि आप कोई अपार्टमेंट ले सकते हो। कौन से ऑप्शन है जो आपको अवॉइड करने चाहिए, अब उसके बारे में बात की जाएगी।
कोई भी कमर्शियल ऑफिस स्पेस या फिर किसी मॉल में दुकान को आपको लेने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स ही इन टाइप की प्रॉपर्टीज को ढंग से मैनेज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपको इन टाइप की प्रॉपर्टीज को अवॉइड करना चाहिए। तो कंक्लूड, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के रियल एस्टेट में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे सकता है। फ्यूचर में रहने के लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक सही सिटी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी बस इतनी सी एडवाइस है आप सभी के लिए, आपको बिल्डर्स और ब्रोकर्स की मार्केटिंग में फंसना नहीं चाहिए, अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। और उसके अलावा अगर बात करें तो आप हमारे चैनल से भी नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी मार्केट के अंदर तो सब कुछ चल जाता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम आती है या फिर मार्केट पे स्लो डाउन आता है तो कोई बिल्डर या ब्रोकर आपकी हेल्प नहीं कर पाता। इसलिए अपना लॉजिक यूज करो और साथ ही साथ क्लिक ऑन रियलिटी को फॉलो भी करो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर कलीग्स हैं टीयर 2 सिटीज में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल क्लिक ऑन रियलिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट को और डिटेल में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।